हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, उसने किस स्टेट के साथ क्या टाई अप किया है, कितने का लोन दिया है, किस चीज़ के लिए लोन दिया है, और साथ ही साथ फाइनेंस के रिलेटेड जो भी न्यूज़ है हमारी, वो हमने कवर की है इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, एडीबी ने साइन किया $96.3 मिलियन का लोन। किसको? हिमाचल प्रदेश को दिया है। किस चीज के लिए? वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। अब देखो, हिली एरिया है, वहां पे पानी की सप्लाई की दिक्कत होती है, ठीक है। ऊपर से नीचे भेजना, नीचे से ऊपर भेजना, तो वहां पे पानी की सप्लाई की दिक्कत आती है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए कितने का लोन दिया? $96.3 मिलियन का लोन दिया है। किसको दिया है? हिमाचल प्रदेश को। किसने दिया है? एडीबी ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी, एडीबी ने साइन किया है, ठीक है, एडीबी ने लोन दिया है $350 मिलियन का। किसको? महाराष्ट्र को। किस लिए? जो इनके इकोनॉमिक एरियाज है ना, वहां पे कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, मतलब रोड्स को इंप्रूव करने के लिए। तो टोटल देखो, जो स्टेट हाईवेज हैं वो कितने किलोमीटर के होंगे? 319 किलोमीटर के। और जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, वो कितने होंगे? 149 किलोमीटर। ठीक है, इतने रोड्स को इंप्रूव किया जाएगा, और ऐसे रोड्स बनाए जाएंगे जो हर क्लाइमेट कंडीशन में चले, गर्मी सर्दी बरसात सब में चलते रहे वो। ठीक है, तो उनको फर्क ना पड़े वेदर का, तो वैसे रोड बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर अगला है हमारा, एडीबी ने साइन किया है $220 मिलियन का लोन। किसको? त्रिपुरा को। किस लिए? पावर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जो रोकिया पावर प्लांट है ना, वहां पे एक गैस टरबाइन लगाई जाएगी। ठीक है, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है ना, उसको कम कर सके। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन तो ये पूछ ही सकता है कि कितने डॉलर का लोन दिया है एडीबी ने त्रिपुरा को। साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि रोकिया पावर प्लांट जो है वो कौन से स्टेट में आता है। तो कौन से स्टेट में आएगा? आपका त्रिपुरा में। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है यहां से। नेक्स्ट है आपका, एडीबी ने $300 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है, किसको? असम को। किस चीज के लिए? अपग्रेड करने के लिए कनेक्टिविटी। कितने किलोमीटर की? देखो, 300 मिलियन का लोन दिया है, तो 300 किलोमीटर की कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा। कौन कौन से? स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। जिससे क्या होगा? देखो, जो सैस्क है ना, उसकी कॉरिडोर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो यहां से आपका मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखो, सैस्क की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो सैस्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भूटान और बांग्लादेश है ना, उनसे कनेक्टिविटी हमारी इंप्रूव हो जाएगी, रोड कनेक्टिविटी। तो ये उसके लिए है। ठीक है, मेन। फिर नेक्स्ट है आपका, एडीबी ने साइन किया $350 मिलियन की लोन। किसको? चेन्नई के लिए। किस लिए? मेट्रो रेल बनाने के लिए। देखो, टोटल जो डील हुई है वो हुई है $780 मिलियन की। ठीक है, पर उसकी जो पहली किस्त है ना, जो पहली किस्त है ट्रांच 1, मतलब पहली किस्त जो है वो $350 मिलियन की है, वो पास हो गई है। किस लिए? चेन्नई में जो मेट्रो रेल बन रही है उनको डेवलप करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, जो एडीबी है, उसने 125 मिलियन का लोन दिया है। किसको? तमिलनाडु को। तमिलनाडु को किस लिए? अर्बन सर्विसेज। अर्बन सर्विसेज क्या क्या होती हैं आपकी? जैसे वाटर सप्लाई हो गया, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उन सबको मेंटेन करने के लिए $125 मिलियन का लोन दिया है। अब देखो, डील जो थी वो थी टोटल $500 मिलियन की। तो एक उसमें से $375 मिलियन वो दे चुके हैं पहले ही। तो ये इसकी लास्ट किस्त थी $125 मिलियन की। अब देखो, जो $500 मिलियन था, उससे टोटल कितनी सिटीज को इंप्रूव करना था? 10। ठीक है, तो 375 दे चुके और 7 सिटीज को इंप्रूव कर चुके हैं। अब जो लास्ट $125 मिलियन है, इससे करेंगे सिर्फ 3 सिटीज को इंप्रूव। वो कौन कौन सी? कोयम्बटूर, मदुरई और टुट्टुकोडी। ठीक है, तो 3 सिटीज के लिए $125 मिलियन। टोटल डील कितनी थी? 500 की, जिसमें से 375 दे चुके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एडीबी अब देगा नागालैंड को भी। कितने? $2 मिलियन। किस लिए? अर्बन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वही ड्रेनेज, ठीक है, फिर सीवेज, वाटर सप्लाई, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $2 मिलियन देगा नागालैंड को। ठीक है, और नागालैंड क्या करेगा? 16 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टाउन जो है उनको इंप्रूव करेगा इसके अंदर। ठीक है, $2 मिलियन से। अब एक ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये एडीबी के रिलेटेड नहीं है पर इंपॉर्टेंट है काफी। देखो, जो इंडिया है ना, उसने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ डील किया है। किस लिए? जो नागपुर मुंबई का एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है ना, उसको एक्सप्रेस हाईवे को बनाने के लिए कितने की डील की है? देखो, अगर हम कोरियन की भाषा में बात करें तो 245.081 बिलियन वॉन। ठीक है, बिलियन। और इंडिया की बात करें तो 1495.68 करोड़ की बात है। अब देखो, रिलेशन यहाँ पे दिया है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या है? 100 वॉन जो है वो इंडिया के 6 रुपए के बराबर है। मतलब उनका 100 वॉन, हमारे 6 रुपए। तो इसलिए यहाँ पे देखो, ये टर्म कितनी बड़ी है, 245 बिलियन है। पर यहाँ पे इंडिया की बात करें तो 1495.68 करोड़ की ही बात हो रही है, क्योंकि उनका जो 100 वॉन है वो इंडिया के 6.12 रुपए के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे फाइनेंस के रिलेटेड कवर न्यूज, और वो काफी अच्छी है। तो नेक्स्ट है आपका डीआईसीजीसी। देखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले तो इसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं आपसे, तो इसका हेडक्वार्टर का है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, दूसरी इससे आपकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? देखो, डिपॉजिट, ठीक है,
इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये है आपकी डीआईसीजीसी की फुल फॉर्म। अब देखो जो ये जब सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम, ठीक है। तो मैं सीधा बात करता हूँ इसमें लिखा क्या है। तो देखो डीआईसीजीसी का फंक्शन क्या है, डीआईसीजीसी इसका फंक्शन क्या है, समझ लो एक बैंक है एक्स नाम का, ठीक है, उसमें है आपका अकाउंट और आपके अकाउंट में है 10 लाख रुपीज, ठीक है। अब ये जो एक्स बैंक है ना, ये हो गया बैंकरप्ट, ठीक है, ये हो गया दिवालिया। तो आपके 10 लाख रुपए का क्या होगा, वो गए मिट्टी में, ठीक है। पर डीआईसीजीसी बोलता है ऐसा नहीं होगा, हम क्या करेंगे, आपको कुछ रकम देंगे। वो रकम कितनी है, वो फिक्स है। देखो फिक्स क्या है, अभी तक 1993 से लेके 2021 तक ये फिक्स था 1 लाख रुपीज, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। मतलब आपके अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपए है तब भी आपको 1 लाख रुपए वापस मिलेगा, और अगर आपके अकाउंट में 10 लाख है तब भी आपको 1 लाख मिलेगा। पर अगर आपके अकाउंट में 50,000 है तो आपको 50,000 ही मिलेगा, ठीक है। मतलब कि जितना आपके अकाउंट में होगा, अगर वो 1 लाख से कम है तो अकाउंट की वैल्यू मिलेगी, और अगर 1 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख मिलेगा। ये था इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, तो ये एक्ट था डीआईसीजीसी का एक्ट है 1961 का, ठीक है। तो इसको अमेंड करके 2021 में अमेंड करके अब क्या किया है, जो ये 1 लाख अमाउंट था ना, इसको चेंज कर दिया 5 लाख के लिए। मतलब अगर आपके अकाउंट में 10 लाख था तो आपको 5 लाख वापस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में 6 लाख था तो आपको 5 लाख मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में 3 लाख था तो आपको 3 लाख मिल जाएगा वापस, ठीक है। मतलब पहले जो मैक्सिमम हमारा अमाउंट था वो कितना था, 1 लाख रुपए, अब कितना कर दिया, 5 लाख। अब यहाँ पे मेन बात ये है, देखो 5 लाख जो है ना, वो कैसे है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला के। प्रिंसिपल जो जैसे समझ लो आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए है, उस पर इंटरेस्ट भी लग रहा होगा कुछ, तो उन दोनों का सम करके मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा आपको वापस, 5 लाख, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिर्फ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि एक्ट कब का था, 1961 का, अमेंडमेंट कब हुई, 2021 में। इंश्योर्ड अमाउंट कितना है, 5 लाख, पहले कितना था, 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट खुद निकाली है कि कितने क्लेम कर चुके हैं वो, देखो 3,06,146 क्लेम कर चुके हैं, ठीक है, अभी तक डीआईसीजीसी के अंडर। तो इसलिए देखो जब कोई न्यूज दोबारा रिपीट होती है ना, तो उससे आपके कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। ऊपर से देखो डीआईसीजीसी जो ये पैसे रिपे कर देना पर्सन को, जैसे बैंक खराब हो गया, ठीक है, बैंक करप्ट हो गया, तो लोगों को पैसे जो वापस करने हैं उसका टाइम पीरियड कितना है, 90 डेज। 90 डेज के अंदर उनको पेमेंट करनी है। और जो 90 डेज है कैसे कैटेगराइज है, जो फर्स्ट 45 डेज है ना, उसमें क्या करना है, बैंक्स ने जो भी स्टेटमेंट है उनके पास, जो भी रिकॉर्ड है कि इस कस्टमर के पास इतना पैसा है, इस कस्टमर के पास इतना पैसा है, वो लिस्ट देनी है डीआईसीजीसी को, ठीक है, डीआईसीजीसी को। और फिर जो 46 से लेकर 90 डेज है, उसमें डीआईसीजीसी को ये पेमेंट करनी है पर्सन्स को, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली न्यूज। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है आपकी, देखो जो अकाउंट एग्रीगेटर है ना, अकाउंट एग्रीगेटर होता क्या आपका, जैसे कि अब बैंक्स क्या कर रहे हैं, आपस में ना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं पर्सन्स की, ठीक है, जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे हैं। अब देखो इसका फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा क्या है, देखो फायदा ये है कि जैसे समझ लो एक पर्सन है एक्स, ठीक है, उसने ले रखा है पीएनबी से लोन, ठीक है, अब वो जाके एसबीआई से भी लोन ले लेगा, ठीक है। अब मेरे पास इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि उसने पीएनबी में लोन ले रखा है, कितना ले रखा है, नहीं ले रखा है, तो मैं कैसे उसको, फिर मैं तो लोन ज्यादा दे दूंगा ना उसको, मतलब उसने पहले से लोन ले रखा है पीएनबी में कुछ, फिर मैं तो उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसको और लोन दे दूंगा, मेरे को तो पता ही नहीं है उसने पीएनबी में लोन ले रखा है। तो अब क्या कर रहे हैं कि हम आपस में शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन सारे बैंक्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनाया है, अकाउंट एग्रीगेटर बनाया है। और ये अकाउंट एग्रीगेटर है क्या चीज, ये एक फिनटेक कंपनियों को ना प्लेटफॉर्म दे रखा है। अभी ये काम बैंक्स नहीं कर रहे हैं, ये काम कर रहा है अकाउंट एग्रीगेटर का फिनटेक कंपनीज, ठीक है। फिनटेक्स कंपनी को ठेके दे रखे हैं बैंक। अब उसमें क्या होगा, देखो जो फिनटेक कंपनी होगी, फिनटेक कंपनियों की जाहिर सी बात है पहले वो इन्फॉर्मेशन लेगी बैंक से। तो जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर। और ये कितने हैं, टोटल 26 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें से कि 12 तो आ गए अपने पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, 10 आ गए प्राइवेट बैंक, एक आ गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, और 3 आ गई लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। ये 26 लोगों ने फिनटेक कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आगे इन फिनटेक कंपनी से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कितने लोगों ने टाई अप कर रखा है, तो इनके लिए देखो इनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, और ये कितने टोटल 73 हैं, ठीक है। 73 लोगों ने आगे इन फिनटेक कंपनी से टाई अप कर रखा है कि हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो वो कौन कौन से, देखो 94 है टोटल, ठीक है। तो जो 73 है वो आरबीआई रेगुलेट करता है,
10 जो है वो सेबी रेगुलेट करता है, 9 जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का हेड जो है IRDAI, ठीक है, वो रेगुलेट करता है, और 2 जो है वो PFRDA रेगुलेट करता है। तो टोटल 94 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने टाई अप किया फिनटेक कंपनी के साथ कि वो इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो मतलब 26 इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन देंगे और 94 इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है आपका देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका भी जिक्र दोबारा हुआ है। अब जिक्र क्यों हुआ है, देखो इनका कहना है, रिपोर्ट आई है देखो 25/11/2022 को कि 37.76 करोड़ लोन्स, ठीक है, मतलब 37.76 करोड़ लोन दिए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 20 लाख करोड़, ठीक है। ये इतने अमाउंट के हमने लोन दे दिए हैं 2015 से, ठीक है। तो यहां से आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुद्रा योजना आई कब थी, तो 2015 में। तो यहाँ पे मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुद्रा का फुल फॉर्म, ठीक है। और इसका आंसर मैं दूंगा आपको वीडियो के एंड में। मुद्रा का फुल फॉर्म बताइएगा मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात क्या है कि देखो जो मुद्रा योजना है ना, ये आई थी 2015 में। इसमें देखो कितने लोन्स अभी तक हो चुके हैं, 37.76 करोड़, और उनकी वैल्यूएशन कितनी है, 20.43 लाख करोड़। अब देखो जो मुद्रा लोन है ना, वो कैटेगराइज होता है 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी, एक होती है किशोर, एक होती है शिशु, ठीक है, ये रही शिशु, किशोर और तरुण। तो जो शिशु है ना आपका, शिशु, इसकी लिमिट होती है 50,000 तक, ठीक है। 50,000 के लोन जो होंगे 0 से लेकर 50,000 तक, वो आएंगे शिशु में, ठीक है। फिर आता है आपका किशोर, किशोर में आता है लोन 50,000 1 से लेके 5 लाख तक, ठीक है। वो जो जो भी लोन्स होंगे इस रेंज में वो आएंगे किशोर कैटेगरी में। और तरुण कैटेगरी में होते हैं आपके 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक, ठीक है, वो आते हैं आपके तरुण कैटेगरी में। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुद्रा योजना के अंदर मैक्सिमम लोन कितने का मिलता है, तो मिलता है वो 10 लाख का, ठीक है। मैक्सिमम लोन मिलता है आपको 10 लाख का। और देते किसको हैं? देखो हम देते, हम MSME होता है ना, तो इसमें से एक M हटा दो, मीडियम वाला, मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं ये हम लोन, ठीक है। और मैक्सिमम अमाउंट कितना है, 10 लाख। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु जो है वो 50,000 तक, फिर 50,000 1 से लेकर 5 लाख तक किशोर, और 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक तरुण। आया कब था, 2015 में, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे आगे दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितना परसेंट लोन मिला है। तो देखो जो टोटल है ना, ये 37.76 करोड़, इसमें से 66% दिया है शिशु कैटेगरी में, ठीक है। किशोर कैटेगरी में 19% और तरुण कैटेगरी में 15%, ठीक है। फिर ये कुछ आपका डाटा है, ये तो देखो ये समझने वाला कुछ नहीं है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की, उसमें ग्रोथ कितने की हुई है, 25.90% की, ठीक है। फिर नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, उसमें ग्रोथ कितने की हुई है, 19.81% की। और जो एडवांस टैक्स कलेक्शन है, ठीक है, उसमें ग्रोथ कितने की हुई है, 12.83% की। और रिफंड एग्रीगेटिंग टू रुपीज कितना, 2,27,896 करोड़ रुपए। मतलब कि ये है क्या चीज, मतलब रिफंड एग्रीगेटिंग होता क्या, जैसे आप इनकम टैक्स भरते हो, ठीक है, कभी कभी आपका टीडीएस कट जाता है, ठीक है। कोई कोई कंपनी आपका टीडीएस काट के ही आपको पेमेंट देती है, चाहे आप टैक्स स्लैब में आओ या ना हो। तो आप क्या करते हो, फिर इन ITR भर के उससे रिफंड वापस लेते हो। तो ये वो वाले रिफंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो कितना है, 2,27,896 करोड़ रुपीस का इशू हो चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील। अब वो कैसे कैसे किए, देखो जो आयरन और लम्स ऑन फाइनेंस है, जिसमें आयरन की परसेंटेज 58% से कम है, वो है एक्सपोर्ट पे ड्यूटी फ्री, ठीक है, नील एक्सपोर्ट ड्यूटी है उस पर। पर जिसमें आयरन की परसेंटेज 58% से ज्यादा है, उस पर कितना एक्सपोर्ट ड्यूटी है, 30%, ठीक है। फिर आयरन और पैलेट्स पे कितना है एक्सपोर्ट ड्यूटी, नील, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका फेरोनिकल पे कितना है इंपोर्ट ड्यूटी, 2.5%। और कोक एंड सेमी कोक पे कितना है, 5% की इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या है आपका, देखो नेक्स्ट न्यूज है आपकी, DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रेगुलेटर्स, इन सब ने क्या किया है, कुल मिला के एक स्पेशल कैंपेन निकाला, इसका नाम क्या है, स्वच्छता 2.0। अब इसमें होगा क्या, देखो स्वच्छता का नाम है तो मतलब आसपास की जो सराउंडिंग है आपकी, उसको साफ सुथरा करना है, साथ ही साथ ग्रीनरी को प्रमोट करना है। और मेन बात क्या है यहाँ पे, स्वच्छता 2.0 का मतलब ये है, जो देखो इंस्टीट्यूशन के अंदर जो पेंडिंग वर्क और कंप्लेंट्स हैं, उनको भी साफ करना है, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशन के अंदर पेंडिंग वर्क और कंप्लेन है, उसको भी साफ करना है, मतलब उसको भी पेंडेंसी को खत्म करना है। तो ये सब कुछ किसके अंदर कवर है, स्वच्छता 2.0 के अंदर। अब नेक्स्ट न्यूज है आपकी, ग्रांट मिला है 1764 करोड़ का, किसको,
4 स्टेट्स को। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश 136 करोड़, छत्तीसगढ़ 109 करोड़, महाराष्ट्र 799 करोड़ और यूपी 720 करोड़। अभी किसने मिला है? तो जो इन 4 स्टेट्स में सिटीज है ना जिनकी पॉपुलेशन अब 10 लाख से ऊपर पहुंच गई है, मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, तो 10 लाख से ऊपर जिनकी पॉपुलेशन पहुंच गई है उनको ये इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे और ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, फैसिलिटीज उतनी है तो लोगों को कम सुविधा मिलेगी, तो उसको फैसिलिटीज और प्रोवाइड करने के लिए ये ग्रांट मिला है 4 स्टेट्स को, ठीक है। अब अगली बात आती है आपकी, ये काफी ठीक अच्छी खबर है। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी ऑफ पीएफआरडीए, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, डिजी लॉकर को अपने अंदर, मतलब डिजी लॉकर की भी सुविधा प्रोवाइड करने लग पड़े हैं पीएफआरडीए। उससे क्या होगा, जो आपके एनपीएस अकाउंट है, ठीक है, एनपीएस अकाउंट है, ठीक है, वो आप खोल सकते हो बाय यूजिंग डिजिटल लॉकर, और उसमें भी किससे? ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू, ठीक है। फिर आपका समझ लो एड्रेस चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उस एड्रेस को आप चेंज कैसे करा सकते हो? बाय यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी किसमें? डिजिटल लॉकर के थ्रू, ठीक है। तो ये काफी अच्छी सुविधा प्रोवाइड की है पीएफआरडीए ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, जो एनपीएस दिवस है ना, एनपीएस दिवस है वो बनाया जाता है हमारा 1 अक्टूबर को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में साथ इसको क्या बोलते हैं? अ डे फॉर पेंशन प्लानिंग, अ डे फॉर पेंशन प्लानिंग, ठीक है। अब फिलहाल इंडिया में कितने एनपीएस अकाउंट है टोटल? ठीक है, टोटल 5.72 करोड़ एनपीएस अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, टोटल डिजी लॉकर जो है वो कितने लोग यूज कर रहे हैं? लगभग 13 करोड़ लोग डिजी लॉकर यूज कर रहे हैं, और उसमें टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं? 5.60 बिलियन डॉक्यूमेंट्स है उसमें डिजी लॉकर में, ठीक है। तो ये थी हमारे कुछ डिजी लॉकर और पीएफआरडीए के थ्रू इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। अब इसका जिक्र भी दोबारा किया गया है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको 8 साल पूरे हो गए, 8 साल पूरे हो गए, तो मतलब ये लॉन्च कब हुई थी? 2015 में, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपको कि लॉन्च कब हुई थी? 2015 में, ठीक है। फिर इसमें होता क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना में होता है जनधन अकाउंट्स खुलते हैं, ठीक है। जनधन अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो जीरो बैलेंस वाले होते हैं, जिसमें मिनिमम बैलेंस की क्राइटेरिया कुछ नहीं होता, ठीक है। और इसमें अब तक कितने अकाउंट्स खुल चुके हैं? 46.25 करोड़ अकाउंट्स खुल चुके हैं, ठीक है। और इससे देखो एक चीज और है, जैसे सरकार ने अभी जैसे कोरोना टाइम में कहा था कि हम 1500-2000 रुपए देंगे हर बंदों को, ठीक है। तो कैसे मिलेंगे? वो मिलेंगे देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और ये किसको मिलेंगे? जिनके पास जनधन अकाउंट्स था उनको, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मेन चीज क्या फोकस करने वाली, देखो ये चीज, अब इसमें कुछ क्राइटेरिया चेंजेस किए हैं। वो क्या है? पहले जो हमारा जनधन, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना था ना, इसका मोटिव क्या था? एवरी हाउस होल्ड, मतलब हर घर में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास बैंक अकाउंट हो। अब इसको हमने चेंज कर दिया, अब ये क्या बन गया हमारा? टू एवरी अनबैंक्ड एडल्ट, मतलब अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कि अनबैंक्ड हो, जिसके पास खाता ना हो। तो मतलब सब जो भी जितने भी बंदे हैं जिनके पास खाता नहीं है, उन सबके पास एक खाता होना चाहिए। अब हमारा मोटिव ये है, ठीक है। साथ ही साथ जो रुपए कार्ड इशू होता था उसमें इंश्योरेंस होती थी 1 लाख रुपए की, अब इसमें कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए, ठीक है। वो जनधन अकाउंट जो 2018 के बाद खुले हैं। साथ ही साथ ओडी मिलेगी। ओडी देखो, ओडी होता क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब आपके पास पैसा है नहीं पर आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहले कितने की मिलती थी? इसमें 5000, अब कितना कर दिया? 10,000। और 2000 की तो विदाउट कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के 2000 की मिल जाएगी। और जो ये ओडी फैसिलिटी है वो कौन लोग यूज कर सकते हैं? पहले इसकी एज लिमिट थी 60 ईयर्स, अब इसको कर दिया 65 ईयर्स। फिर आता है आपको देखो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका प्रीमियम कितना है? साल का 20 रुपए, ठीक है। तो इसमें कितने क्लेम्स हो रखे हैं आज तक? 1,02,055 क्लेम्स, मतलब 1,02,055 लोगों को इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं इसमें, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। और साथ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका प्रीमियम कितना है? ₹436 का, ठीक है। इसमें कितने क्लेम्स हो रखे हैं? 5,93,316। देखो ये वाली होती है एक्सीडेंटल, और ये होती है जैसे मर्जी, जैसे मर्जी डेथ हो आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, और सुरक्षा बीमा में सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ के पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी एज लिमिट कितनी है सुरक्षा बीमा कराने की? 18 से लेके 70 साल, और इसकी कितनी एज है? 18 से लेके 50 साल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया कितना? 17 करोड़ रुपए का जीएसटी कंपनसेशन स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो कौन से स्टेट को कितना मिला है वो यहाँ पे लिस्ट दी गई है। देखो सबसे ज्यादा मिला है आपका, सबसे ज्यादा मिला है महाराष्ट्र को, और सबसे कम मिला है बिहार को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे कम, वैसे ये दिख रहा होगा पुडुचेरी, पर पुडुचेरी क्या है आपकी? यूटी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है अभी, तो इसलिए सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को दे दिया, और बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट टूट गई।
तो इसलिए सबसे कम बिहार को दिया है। ऐसा नहीं होता। देखो जीएसटी का जो कंपनसेशन मिलता है ना, वो मिलता है जीएसटी के कलेक्शन के रेशो के हिसाब से। देखना आप, इंडिया में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट कौन करता है? महाराष्ट्र ही करता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कर्नाटका करता है, ठीक है। तो देखो कर्नाटका भी अच्छा खासा वेटेज होगा। कर्नाटका देखो 1915, ठीक है। तो वैसे होता है, जैसे जीएसटी का आपका कलेक्शन होगा ना, उस हिसाब से आपको जीएसटी का कंपनसेशन मिलता है। तो मेन बात यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा किसको मिला है? महाराष्ट्र को। सबसे कम स्टेट में किसको मिला है? बिहार में। और अगर ओवरऑल सबसे कम बात करें तो यूटी में किसको मिला है? सबसे कम किसको मिला है? यूटी में मिला है पुडुचेरी को 73 करोड़, ठीक है। टोटल है कितना? 17,000 करोड़। तो ये आपको टोटल अमाउंट भी पूछ सकता है, ठीक है। लास्ट है हमारा आज का। देखो जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है ना, इसने 15th फाइनेंस जो इसका कमीशन था उसमें अनाउंस किया था कि हम स्टेट्स को ना एक और चीज देंगे। वो क्या है? पीडीआरडी, पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखो होता क्या है ना, जब भी आप ये क्या कहते हैं बजट बनाते हो ना स्टेट का या कंट्री का कभी भी बजट बनाते हो, तो आप क्या करते हो? आप लगाते हो एस्टीमेट। एस्टीमेट क्या लगाते हो? कि मेरे को पूरे साल में, ठीक है, पूरे साल में लगभग 100 रुपए आएंगे, ठीक है। फिर पूरे साल में अगर 100 रुपए आएंगे तो इन 100 रुपए में से मैं जैसे 10 रुपए जो है वो सैलरीज में दे दूंगा, 20 रुपए मैं किसी में दे दूंगा, 40 रुपए किसी में दे दूंगा, ठीक है। 40, 20, 60, 70 और 30 रुपए मैं किसी में दे दूंगा, ठीक है। आप ऐसे एस्टिमेट लगाते हो, हमेशा बजट ऐसे बनता है, ठीक है। हमेशा हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी इनकम इतनी होगी और फिर हम उसको ऐसे ऐसे खर्च करेंगे। पर होता क्या है, जब हम अनुमान लगाते हैं हमेशा ठीक निकले ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे 50-100 रुपए का अनुमान लगाया पर मेरे पास कलेक्शन कितनी हुई? 80 रुपए की। तो 20 रुपए का क्या हुआ? रेवेन्यू डेफिशिट। मतलब 20 रुपए मेरे पास कम कलेक्ट हुए ना, जितना मैंने एस्टिमेट लगाया था, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो उसको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया है, 14 स्टेट जो है इंडिया में, उनको पैसे दिए हैं, ठीक है। और कितने कितने दिए हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो टोटल 13 स्टेट्स हैं और बात हो रही थी 14 स्टेट्स की। तो इनमें से एक स्टेट है हमारा एचपी, उसको पैसे नहीं दिए गए थे क्योंकि ये नवंबर मंथ की बात है और नवंबर में वहां क्या थे? इलेक्शंस थे, इसलिए उनको पेमेंट नहीं दी गई थी, ठीक है। बाकी 13 स्टेट्स को ये पेमेंट दी गई है। तो अभी तक टोटल कितनी पेमेंट हो चुकी है यहाँ पे? टोटल देखो हर स्टेट्स की यहाँ पे दे रखी है पेमेंट्स, ठीक है। और इस बारी जो नवंबर मंथ में 8th इंस्टॉलमेंट थी, उसमें सबसे ज्यादा किसको मिला है? वेस्ट बंगाल को, ठीक है। और जो ये पावर्स हैं स्टेट के पास पैसा लेने की, वो किस आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 275 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये मेंशन किया गया है स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।